हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका सैयद अब्दुल अली मिलाही। आज हम लोग लाइव डिस्कशन पर हैं, जस्टिस फॉर बिल्किस बानो। तो इसके ऊपर हम लोग आज लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक डॉक्टर अस्मा जहरा तैयबा, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने वाली हैं खालिदा परवीन मैडम। वो भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती है और वुमेन एक्टिविस्ट है और सोशल इश्यूज़ को उठाती है और औरतों के ऊपर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। तो हमारे साथ भी दो गेस्ट जुड़ने वाले हैं, बिल्किस बानो के केस के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। डिटेल में आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो हमारे इस लाइव में बने रहिए और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, हम जो यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारे गेस्ट कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे से जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरा कहाँ है भाई? जी, फ्रंट का कैमरा ऑन करिए। कोई उसी में कैसा करना? उसी में दो बार क्लिक कीजिए, आप ऑन हो जाएगा। टू टाइम क्लिक कीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा। जी, फ्रंट कैमरा ऑन करिए। आप मोबाइल हाँ, यूज कर रहे मोबाइल हैं यूज मैडम? कर रही हूँ मैं। जी, फ्रंट कैमरा ऑन। हाँ जी, आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, बहुत खुशी हुई आप अपना कीमती वक्त दिए। अभी हमारे साथ खालिदा मैडम जुड़ चुकी हैं, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और आप ज़्यादातर वुमेन्स के इश्यूज़ को उठाती है और इश्यूज़ को नेशनल लेवल पर आप बहुत सारे कैंपेन्स लेकर चलती हैं। तो मैं आपका इस लाइव डिस्कशन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हमारे तमाम व्यूवर्स के तरफ से। जी, okay, जी, मेरा बात करिए मैडम। जी। तो कैसे सवाल जवाब है या कैसे क्या? जी, जी, कैसा है? जी। सबसे पहले आपका इस लाइव डिस्कशन में बहुत ही इस्तकबाल है। और आज का जो हमारा जो मेन डिस्कशन है, जो जस्टिस फॉर बिल्किस बानो और वुमेन्स के ऊपर होने वाले जो जुल्म हैं, जो लगातार इंडिया के अंदर जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वुमेन्स को लेकर, वो बहुत क्या आज इंडिया में वुमेन्स बहुत डेंजर जोन में है, ये एक वो हमारा पॉइंट है। और साथ ही साथ जस्टिस फॉर बिल्किस बानो के ऊपर हमारा पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट ये है कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं, क्या उनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है इंडिया में। ये तीन पॉइंट पर हमारे आज डिस्कशन है, जिसमें आप और हमारे डॉक्टर अस्मा जहरा मैडम, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, तो वो भी हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम बता रहा है उनके पास से। अस्मा मैडम, अगर आप मुझे सुन पा रही है तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें ताकि मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर सकूं। आप अपने यहाँ से लाइव पे रिक्वेस्ट भेजें ताकि मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर सकूं आपकी रिक्वेस्ट को। तो जब तक वो जुड़ जुड़ पाए, आप मैडम बात करिए कि बिल्किस बानो के केस में क्यों इन 11 आरोपियों को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, क्यों इनको छोड़ा गया, क्या इसके पीछे हो सकता है, किसका इसके अंदर हाथ है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर झंडा लहराकर 15 अगस्त को ये कह रहे थे कि औरतों की इज्जत की बात कर रहे थे, औरतों की एहतराम की बात कर रहे थे, क्या वो मुस्लिम औरतों को छोड़कर बात कर रहे थे? किस इस पे बात कर रहे थे उस वक्त? बात करते वक्त
उन्हीं के एक स्टेट के अंदर जहां पर वो 10-15 साल से सीएम थे, उसके बाद उन्हीं का राज है, तो वहां का मॉडल लेकर पूरे देश भर में ये मॉडल करते फिर रहे थे। तो वहीं से 11 लोगों को छोड़ने का ये कॉन्सेप्ट, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये टोटली डिफरेंट है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह का इन्विटेशन देना और यूथ से मिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आज का टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है। आप जैसे यूथ से हम सीख के हम भी इसको इस्तेमाल करने में आए हैं, तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया और आप लोगों का शुक्रिया। मैं जी वाकई भाई। जो है ना, इंस्टाग्राम यूजर्स आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे जब से मैं अलीम को जानती हूँ, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम में या ट्विटर वगैरह देखती हूँ, कि इतने यंग एज में इन टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का जो जस्तजू है, बहुत आगे लेके गया है। मैं समझती हूँ सारे यूथ को जो है इस तरह कंस्ट्रक्टिव वे में इन टेक्नोलॉजीज को यूज करने में फायदा है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। अब रही बात इश्यू पे, हम आते हैं कि बिल्किस बानो को जस्टिस के बारे में। पहला जो रिएक्शन जब 15 अगस्त को रिहाई 11 क्रिमिनल्स को, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को रिहाई दिए गए थे, उस वक्त जो है मेरा मेंटल कंडीशन जो है अ, ऐसा था कि पूरा मोर देन 24 आवर्स लगे मेरे को सेटल डाउन होने के लिए। तो मैं सोचने बैठती थी, पूरा दिन खामोश रही, ना तो ट्विटर पे गई, ना तो फेसबुक पे गई, ना तो घर वालों से कुछ ज्यादा बात नहीं करी। बस थोड़ा टाइम मैं सेटलमेंट में अपने आप को सेटल करने के लिए टाइम लगा था। इतना शॉकिंग तो नहीं था, लेकिन गुस्सा और जो है ना तकलीफ थी कि उस वक्त के बिल्किस बानो के माइंडसेट कैसा रहता होगा, मेंटल हालत कैसी होंगी, घर में फैमिली में क्या चर्चा हो रहा है, सोच सोच के कि बिकॉज आई एम ऑल्सो वुमन, है ना। इंसान है, वुमन है, तो हमको अंदाजा हो सकता है कि वो बेचारी अब क्या हालत में गुजर रही होंगी। तो गुस्सा और दर्द को छुपाने, अब सेटल करने के लिए टाइम लगा मुझे। तो मैं सोच ही रही थी उसी वक्त में, जो नरेंद्र मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर है पूरे इंडिया का, तो हमारे बदकिस्मती से वही हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त में। जी। तो अब प्राइम मिनिस्टर ही बोलना चाहिए। वो जो है जब पूरे देश को आजादी के 75 ईयर्स के बाद के जो जश्न मनाने के लिए सबके घरों में घर घर तिरंगा के कैंपेन कर रहे थे, जी। घर जी। घर तिरंगा। तो अस- मैं ये सोच रही थी कि हालांकि जी असमा मैम, मैडम, एक एक सेकेंड, एक सेकेंड मैम, असमा माफी मैडम आगे। चाहता। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस लाइव डिस्कशन में। अ, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज को? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी, कंटिन्यू करिए मैडम, खालिदा मैडम। जी। तो जैसा जैसा घर घर तिरंगा का कैंपेन कर रहे थे, हालांकि हम भी बचपन से, जब स्कूल गोइंग डेज, मतलब एलिमेंट्री स्कूल से हमको याद है कि झंडा लहराते वक्त, जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में, हम लोग बड़े एहतराम से यूनिफॉर्म वाला पहन के जाते थे, वहाँ पे झंडा लहराते थे, हेडमास्टर साहब। और उसके बाद में सबको चॉकलेट वगैरह कुछ तो देते थे, हम लेके घर आते थे। और एक ऐसा माहौल था, हमने बचपन से जवान हुए तब भी हम यही देखा। स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद ये इंडिया इस तरह के फ्लैग होस्ट में जाना भी तकरीबन बंद हो गया। उसके बाद में फिर हम फ्लैग होस्ट कोई अब गेस्ट बुलाए तो हम जा रहे, वरना तो इस बीच में कभी हमने अपने घरों में झंडा नहीं देखे, ना तो किसी ऑफिस में देखे थे। वैसे जाके इस दफा 75 ईयर्स का आजादी के अमृत महोत्सव नाम से जो मनाने के लिए हमको कहा गया, घर घर के तिरंगा लगाओ, और फ्री भी बांटे गए थे। मैं तो सोची थी फ्री मिल गया तो मैं भी लगा दूंगी, पैसे खरीद के तो लाके लगाना नहीं, क्योंकि नेशनलिटी तो दिल में रहना चाहिए, झंडे पे नहीं, मेरा अपना मानना था। खैर हमारे घर में भी फ्री में आ गया था, तो हमने कहा, हमारे बच्चे भी लगाए थे, हम भी उसको एंजॉय किए थे, ठीक है, बच्चों के साथ। जी जी। तो मैं उस वक्त समझी थी ये क्या हो रहा, मतलब और एक भी बात थी, झंडा जो है जब लहराने के बाद शाम में मगरिब से पहले उसको उतारने का बड़ा एहतमाम होता है, वरना तो फाइन होता था, क्राइम इस तरह के माने जाते हैं। अब तो झंडा अभी भी ऑटो पे, वो वहां पे अभी भी झंडा देख रही मैं, वो उतरा नहीं है, वैसी है। तो एक लिहाज से ये समझ नहीं आ रहा था कि जश्न मनाने के पीछे क्या मामला था, लेकिन बाद में 15 अगस्त दोपहर तक मालूम ही हो गया। बल्कि ये मैसेज था कि आप तो तिरंगा लगा के जश्न मनाओ आजादी का अमृत महोत्सव, कि गोया कि इंडिया की आजादी के नहीं, 11 क्रिमिनल्स को
जेल से आजादी के जश्न मनाने लगा हमसे, ऐसा मुझे लगा। जी जेल जी से उनको आजादी दी है, वो जश्न तुम सब मना, पूरे देश को मनाने लगाए थे। बात तो जी मुझे जी ऐसी लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा, अभी भी है गुस्सा, मैं तो ये बात बोलूंगी बार बार। जी जी तो ये इस चीज का हमारा जश्न मनाने लगा है, बहुत बहुत गुस्सा आया। जी अब जी रही बात जो है ना, एक और इसके साथ साथ फिर मैं सोचती तो मुझे और एक भी चीज भी बुरा लगता है, अब भी बुरा लग रहा है, कि बुरा ये लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन था, बड़ा अच्छा स्लोगन है, कि इसमें वोटा भी समेट लिए, बेटी बचाओ बोल रहे, बेटी पढ़ाओ बोल रहे, बहुत वोट शायद सीट्स में ले लिया और सत्ता पे जाके बैठ भी गए। लेकिन अब उसे लग रहा है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन नहीं है, धमकी है। हम्म मुझे लग रहा है, मुझे बेटी बचा के तो देखो, बेटी पढ़ा के तो देखो, ना तुम बेटी बचा पाओगे ना तुम बेटी पढ़ा पाओगे। ये लगने लगा मुझे, ये मुझे धमकी लगने लगा है। जी जी तो अब उसके बाद से ना, जब ये इस हालत में, जब इस सिनारे में हम जब बिल्किस बानो के हालात को समझ रहे हैं कि 11 अफराद, जो 11 कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के लाइफ इम्प्रिजनमेंट ने उनको उनको दे चुके हैं, उनके लिए वो फैसला हो चुका था। उन जी फैसले होने के बाद उन लोगों को घर जेल से बाहर लाना और आ उसी गया आ दिन गया, आजादी थैंक के यू। दिन पूरा 11 के 11 को बाहर निकाल देना, देखो मम्मा इंस्टा पे लाइव है। एक तो चीज है बाहर तन्वीन, निकालने का हाँ, फैसला, एक अलग चीज है। और जिस तरीके से बाहर आने के बाद माशाल्लाह उनका मुबारक। इस्तकबाल हो रहा था, जी जी इस्तेमाल कैसा हो रहा था, अब जैसा कि ये लोग बड़ा फतह करके आए हैं पूरा देश मुल्क में, कहीं किसी जंग में जाके जीत के आ गए, वैसा उन लोगों के लिए मिठाई खिलाई जा रही थी, उनका जो है ना पैर छुआ जा रहा था, उनको तिलक लगा रहे थे, दूसरे दिन वीएचपी वाले उनको माला पहना रहे थे, फूल के हार पहना रहे थे। जैसा कि ये जी लोग बहुत बड़े अच्छा कारनामा किए, क्या किए, रेप करे, गैंग रेप किए, शर्म आनी चाहिए ना। जी इनको फूल के हार रेप करने के लिए दिया गया, इनको तिलक लगाए रेप करने के लिए तिलक दिया गया, इनको मिठाई खिलाई गई रेप करने के लिए। तो रेप करने वालों को, मर्डर करने वालों को भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहने वाले क्या इनको तिलक लगाएंगे, इनको माला पिलाएंगे? यही 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 चीज है ये प्रमोट कर रहे हैं। जी 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 और बिल्कुल वो सीनारी देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि ये चीज है, ऐसा आम इतना नॉर्मलाइज कर दिए गए। क्या होता, कुछ दिन अंदर जाते हैं रेप करने के बाद, मर्डर करने के बाद, फिर उसके बाद में हम पीछे हैं, हम वापस तुम लोग बाहर आ जाते, इज्जत के साथ हम आपको इस्तकबाल करते हैं। जी 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 तो मैं अपने आवाम से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, मैं अपील करती हूँ, 11 कन्विक्टेड लोगों को फिर दोबारा जेल नहीं भेजते हम लोग, तो हम लोग खामोश नहीं रहना चाहिए, इनको भेजना चाहिए। उसके लिए कैसे आवाज उठाना है, कैसे मुत्तहद होना है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हमको काम करना है। वरना बेशक। वरना तो होगा क्या है, ये रेप वगैरह सब रुकने वाली चीज नहीं, आगे भी चलेगी। अब ये डंके के चोट पे और तेजी के साथ चलेगी। जब हम लोग कंप्लेंट लिखाने जाएंगे अपने घर के बेटी को हो या बहन को हो या पड़ोसी के हो, पड़ोसी की बेटी के बारे साथ साथ हो, हम लोग कंप्लेंट करने के लिए जब जेल पुलिस स्टेशन जाएंगे, तो पुलिस वाले ये बोलेंगे कि जी क्या माँ 11 कन्विक्टेड लोग बाहर आ गए, वो अर्जुना तुम अब कंप्लेंट कर रहे हैं कि अगर सजा भी हो गया तो क्या बाहर आया, तब जानो जान दो ना, चुप जाओ घर में बैठ जाओ, कहीं को जी ऐसा मसला कर रहे, ये बात बोलेंगे। जी जी जब इतना एक गैंग तो रेप होने के बाद इन लोग इतना सत्कार के साथ लेके जाते हैं, अगर हम खामोश बैठेंगे तो सब कुछ होने वाला है। तो तो आप लिहाजा जो है ना, हमको जी चाहिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपना जी राइट को एक्सप्रेस करना है। इन 11 आरोपियों को पहले पहले फुर्सत में अंदर जाना, अंदर जाने के बाद कौन गलत फैसला किया, कोर्ट ने गलत चीज बोला या हम समझे नहीं, सरकार ने, गुजरात सरकार ने किया, बात की बात है, बहस पर पहले जी फुर्सत में इनको अंदर करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने खालिदा मैडम। मैं डॉक्टर अस्मा जी। जहरा मैडम का मैं शायद मैं समझती हूँ डॉक्टर अस्मा जरा से बात करें। जी 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 डॉक्टर अस्मा जहरा मैडम का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस लाइव डिस्कशन में। मैं इंट्रोडक्शन आपका और एक बार देना चाहूँगा। मैडम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और साथ ही साथ आप वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, और दोनों मैडम हमारे हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। और मैं डॉक्टर मैडम से कहना चाहूँगा कि बिल्किस बानो के केस में आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या वाकई में बिल्किस बानो का जो टोटल जो केस है, जो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो 90s के जितने भी 90s के बाद के जितने भी यूथ्स हैं, उनको तकरीबन लोगों को बिल्किस बानो के केस के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है।
क्या हुआ था क्या नहीं कुछ भी नहीं पता। तो थोड़ा आप उसके ऊपर ब्रीफली बोलते हुए आगे बात करेंगे तो बेहतर होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम खालिदा बाजी। वालेकुम। बहुत अच्छी बातें आपने रखी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपकी फिक्रमंदी है जो आप अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉज को लेके उठी हैं और मुस्तकिल इसके लिए कोशिश कर रही हैं। अगर माशाल्लाह। हम देखें इस मुल्क हिंदुस्तान में तो एज सच विमेन की जो कंडीशन है वो खुद बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सूरत हाल है कि ओवरऑल अभी नेशनल क्राइम्स ब्यूरो का 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है और जो रिपोर्ट की आप तमाम क्राइम्स देखें तो इसमें क्राइम्स अगेंस्ट विमेन जो हुए हैं, हर साल जो 3,70,000 क्राइम्स होते थे, इस साल तकरीबन 4,28,000 क्राइम्स हुए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि देर इज अ 15% से ज्यादा, तकरीबन 15.3% राइज है कि औरतों के साथ जो जराइम है वो बढ़ रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए जितने क्राइम्स हैं अगर देखेंगे तो हर एक में औरतों से मुताल्लिक जो है, अगर आप देखें तो हाउसवाइफ्स सुसाइड्स में सबसे आगे हैं, अगर विमेन में हाउसवाइफ्स, तो इसके साथ स्टूडेंट्स, तो और उसके बाद फिर लेबर क्लास, तो सुसाइड्स में भी देखेंगे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली खवातीन हैं। और रेप की जो सूरत हाल है कि हम यानी चाहे आज से कई साल पहले जो निर्भया के बाद एक अवेयरनेस आई थी, ओवरऑल पूरी की पूरी यानी इंडियन सोसाइटी और सारे कम्युनिटीज इस बात के लिए फिक्रमंद हुए थे और सबने ये बात कही थी कि हमको जो है ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। तो निर्भया का होके तकरीबन 2012 से अब 2022 है, लेकिन हम देखते हैं कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में रेप्स और मर्डर्स सबसे ज्यादा हैं। तो इन जनरल खवातीन की जो सूरत हाल है, यंग गर्ल्स की सूरत हाल है, जो कैपिटल सिटी है वहां पर रोजाना 2 माइनर गर्ल्स की रेप होती है पर डे। ये रिपोर्टेड क्राइम रेट्स हैं। ये भी बात भी हमको समझना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में जाके एफआईआर कराने वाली अवेयरनेस कितनी है। बहुत सारे लोग तो जाते नहीं है, एफआईआर नहीं कराते हैं। Yes. तो ओवरऑल विमेन की सिचुएशन है। अब मैं आती हूँ, हम जो मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम खवातीन का जो हैरेसमेंट है, टारगेट जो बने हुए हैं हम, एक तो जो ओवरऑल जो सोसाइटी में समाज में औरत का मुकाम जिस तरह पूरी कंप्लीट सोसाइटी में डाउरी हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीजें हैं, तो ये जनरल है। लेकिन मुस्लिम विमेन जो है कई तरह से सफर हो रही हैं। समाजी मसाइल तो थे, लेकिन ये जो जराइम है वो टारगेटेड क्राइम्स हैं और वो एक कम्युनल एजेंडे के साथ हैं, उसके साथ पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। अगर पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाए, फिर साथ ही साथ एक कम्युनल एजेंडा भी शामिल हो जाए तो चीजें खतरनाक होती हैं। लेकिन अब जो बिल्किस बानो के कल्प्रिट्स को रिलीज किया गया, इसमें अब एक लीगल एंगल भी है, कानूनी पहलू भी है। तो हर एतबार से मतलब होता क्या है कि एक औरत के साथ अगर जुल्म ज्यादती हो तो वो पहला एक्सपेक्टेशन तो फैमिली सोसाइटी से करती है, और अगर हाई लेवल ऑफ क्राइम हो तो फिर वो जाती है किसी ना किसी तरह पुलिस स्टेशन। तो जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों से उम्मीदें होती हैं, और जहां पे पुलिस सिस्टम फेल होता है, जहां पर गवर्नमेंट फेल करती है, तो वहां पर हम जाके अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ कुछ इंसाफ मिले। लेकिन मैं आपको 2-3 इंसिडेंट्स बताना चाहती हूँ कि जो निर्भया के साथ हुआ वो एक अलग तरह का था। यानी कि एक सोसाइटी रिस्पॉन्ड की, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, कानून बनाया गया, यानी जुडिशरी ने भी रिस्पॉन्ड किया। तो समाज के जो अलग अलग तबके हैं या हमारी सोसाइटी कम्युनिटी के, सब ने इस बात को इंश्योर किया, और वो जो 4 कल्प्रिट्स थे उनको फिर पनिश भी किया गया, यानी कि उनको फांसी दी गई। तो और फिर जो एक्ट बनाया गया, हर तरह से इंश्योर किया गया कि एक औरत को इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बनिस्बत अगर हम कंपेयर करके देखते हैं मुस्लिम खातून के साथ जब कोई चीज होती है, हम जहां से हैं, जैसे बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयशा मीरा नामी एक स्टूडेंट का, फार्मेसी की स्टूडेंट थी, उसका कत्ल हो गया हॉस्टल में, और फिर उसके साथ रेप हुआ। बड़े पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व थे। 10 साल वो केस चला, 2007 से 2017 तक। और आखिर में जब जजमेंट हुआ तो जितने लोग थे सबको ना सिर्फ बरी किया गया, बल्कि पुलिस ऑफिशियल्स जिन्होंने इस केस को इतने दिन परस्यू किया, उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया कि व्हाई हैव यू वेस्टेड द टाइम। तो मतलब आप देखिए कि इससे क्या मैसेज गया है।
आयशा मीरा की तरह अगर हम देखते हैं कि 2019 का है, जो हमारी कठुआ की रेप विक्टिम है, यंग गर्ल है, उसके स्कूल के यानी किताबें, उसका स्कूल बैग, उसके स्कूल शूज, ये तमाम चीजों के फोटो देखकर लोगों का दिल दहल गया। और फिर उसके बाद जो उसके कल्प्रिट्स थे, यानी केस दिल्ली हाई कोर्ट शिफ्ट हुआ, और दिल्ली हाई कोर्ट शिफ्ट होने के बाद एक एक करके सारे मुलजिम जो जो यानी थे वो सब बरी भी हो गए, उनको गार्लैंड किया गया, उनकी ताईद में रैलीज निकाली गई। तो ये जो पैटर्न है वही पैटर्न रिपीट हुआ है बिल्किस बानो के साथ भी, कि 2002 के फसादात में। तो देखिए, बिल्किस बानो 2 बार सफर हुई है। 20 साल पहले जब उनके साथ यानी 11 आदमियों ने रेप किया, उनकी इतनी मासूम बच्ची का सर फोड़ के उनके सामने कत्ल किया गया, और आज जब सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी सब उनको फेल कर देते हैं, और अब क्या कोशिश हो रही है कि सोसाइटी की तरफ से आवाज उठाई जाए, मगर क्या है, वो इतनी धीमी आवाज है और उसकी यानी ज्यादा कहीं पर आपको गूंज सुनाई नहीं दे रही। तो एक मैसेज जा रहा है इससे कि विमेन आर डेफिनेटली, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम विमेन और अदर विमेन में भी डिफरेंशिएट किया जा रहा। और ऑफलाइन हरासमेंट्स के साथ आप ऑनलाइन हरासमेंट्स भी देख लीजिए, जो सुल्ली डील और बुली बाई ऐप है, तो उसके भी जो मुलजिमीन हैं कि वो यंग हैं, वो छोटे बच्चे हैं, दे विल बी इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, कुछ ना कुछ बहाना करके सारे को रिलीज किया गया। यानी पहली बार तो सुल्ली डील्स पे गवर्नमेंट खामोश रही और किसी तरह से कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। तो एक ओवरऑल जो है इस वक्त जो हम सिनेरियो देख रहे हैं और जो पैटर्न देख रहे हैं कि हमारी मुस्लिम बेटियां, खवातीन अनसेफ हैं। इसी वजह से आपने शिफा और सानिया का भी रिसेंट वाकया देखा होगा। दोनों बच्चे जो खेल रहे थे, अंकल साइकिल पर ले जा रहे समझ के उनके साथ वो बैठ गए और जंगल में ले जाके एक को मार दिया गया, और दूसरी के साथ जो रेप हुआ वो बच के निकली है। तो इस तरह इस वक्त बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में मुसलमान लड़कियां और औरतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने आवाज उठाई, कोशिश की। ये समाज के हर सतह पर इसके लिए कोशिश होना चाहिए, और प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड हमारा मोटो और एम होना चाहिए। थैंक यू। जी जी, बेशक बेशक, थैंक यू मैडम। और एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ, ये देखिए, दो टोटल अभी तक इतने साल कड़ी, वहाँ पर बहुत सारे बिल्किस बानो का अगर हम केस देखेंगे, बिल्किस बानो जी के केस में उनको लगातार अपना एड्रेस चेंज करना पड़ा है, कभी परमानेंट एड्रेस नहीं रखना पड़ा है, और उनको लगातार धमकियां मिली है, उनको मारने की धमकी तक मिली, और उनका पीछा भी किया गया। बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ में लगातार हुई है। एक इतना बड़ा केस को आज भी बहुत ही चंद लोग, बहुत ही चंद मुट्ठी भर लोग ही इस आवाज को उठा रहे हैं। क्या हम लोग उन ग्राउंड लेवल पर ये इशू को लेकर जाने में या फिर मास मोबिलाइजेशन करने में फेलियर हुए हैं? कौन इसके अंदर फेलियर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी आप बिल्किस बानो के उस वक्त का जो एड्रेस छुपाए रखना, अपने आप को महफूज रखना, दर बदर फिरना, इधर से उधर उधर से इधर, कोर्ट में केस चलने तक जो है ना, उनको सिक्योरिटी नहीं रहना, उनका लाइफ थ्रेट रहना, ये अलग उस वक्त का सिनेरियो था। जैसा कि डॉक्टर असमा साहबा बता रहे थे कि उस वक्त भी उनके साथ जुल्म आज भी हुई, आज भी अभी इस वक्त राइट नाउ के ना बिल्किस बानो एक अलग जगह, किसी जगह पर उनको रखा दिया गया सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि हस्बैंड किसी और जगह पे है, कि बड़ी बेटी किसी और जगह पे है, बाकी 3 बच्चे अलग जगह पे, एक फैमिली 4 टुकड़ों में है इस वक्त में। और जब मैं मिलने के लिए जा रही थी 17 तारीख के दिन मिलने के लिए, मैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि मैडम आइए, आप आने के बाद मिलेंगे। तो मैंने कहा कहाँ मिलना है? तो बोले जब आप आएंगे तो बताएंगे कि कहाँ मिलना, हम कहाँ एक जगह नहीं रह रहे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं पहुंची अहमदाबाद, पहुंचने के बाद उनसे पूछी कि मैं आ गई हूँ, कहाँ मिलना है? तो बोले कि कल सुबह 10:30 बजे आप आने से पहले एक कॉल कर लीजिए, हम बता देंगे। तो 10:30 बजे नेक्स्ट डे मैं कॉल करके बोली कि मैं निकल रही हूँ, कहाँ आना है? तो बोले कि गोधरा आ जाइए। तो मैं गोधरा गई, मतलब अहमदाबाद से गोधरा 2.5-3 घंटे का रास्ता है, बाई कार चले गई थी। वहां जाने के बाद फिर मैं उन पूछी, हम लोग पहुंच गए चौरस्ता, कहाँ आना है? फिर उन्होंने और एक जगह बताई, फिर वहां तक हम पहुंचे थे।
बोले कि वहां पे उनको भी डर है कि कौन कौन आ रहे, क्या आ रहे, क्या है उनका सारा मामला था। फिर वहां से बताया कि नहीं फलाना नहीं, और एक जगह बताया, और एक जगह। फिर वहां हम वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वहां पर नहीं है। बोले कि नहीं आगे फलाना रूट पे चले, वहां पे एक पेट्रोल पंप नजर आता, पेट्रोल पंप के सामने हम लोग हैं। फिर हम पेट्रोल पंप के पास गए। वहां जाने के बाद पेट्रोल पंप के सामने कोई नहीं है। हमने कहा हम पेट्रोल पंप पहुंच गए, कोई भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी के सामने हमारी गाड़ी है, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाइए, आइए आप। तो गाड़ी के पीछे गाड़ी 10 मिनट आगे जाने के बाद एक वीरान जगह पे ठहर के गाड़ी में बैठ के मुलाकात करके आई। ना कोई होटल में ठहर के एक कप चाय पिला सके, ना पानी पिला सके, ना सुकून के गले मिल सके, ना कुछ ऐसा आंसू पोंछ, कुछ नहीं। जस्ट 15 मिनट्स हमारी जो बातचीत हुई है वो भी उनके हस्बैंड से, बिल्किस बानो से नहीं, कि 15 मिनट गाड़ी में बैठ के हम बात करके आए। ये है आज का उनका सिचुएशन। आज भी उससे कहीं ज्यादा वो लोग परेशान है अपने बच्चों को लेकर। उस वक्त बिल्किस बानो यंग थी, 21 साल की कुछ थी, वो अपने लिए परेशान थी, हस्बैंड उनके लिए परेशान था। लेकिन आज वो छोटे छोटे बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं कि उन बच्चों के बारे में माँ बाप आपसे अपने से ज्यादा फिक्रमंद है। ये उनका आज का फैमिली की कंडीशन है। इस दर्द को अगर हम महसूस करके, हम महसूस कराने के लिए रोड पे नहीं आएंगे, पब्लिक मोबिलाइज नहीं होंगे, तो उनके लिए इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल। शायद अल्लाह ऊपर वाला चाहे तो अलावा। और उसके अलावा भाई आसपास में उस एरिया में जहाँ पर ये सब वाकया सब हुआ था, गुलबर्ग सोसाइटी में फलान जगह पर सब जाके आई थी, तो वहां बता रहे थे कि जिस वक्त ये हालत हो रही थी कि लोग जो है ना, एक साहब, उनका नाम यूसुफ कुछ नाम है, बताते थे उनके फादर लाशों के बीच में सो गए थे, जैसा कि लाश पड़े हुए हैं, क्या जख्मी तो थे, अपने आप को जान बचाने के लिए लाशों के बीच में सो गए थे। सब जाने के बाद लाश के बीच में से उठ के आके अपने आप को बचा के बाहर निकल के आए। ऐसा बिल्किस बानो एक बच गई थी, ऐसे कई लोग मर गए। तो बिल्किस बानो को भी जिंदा है बल्कि छोड़ के नहीं गए, मर गए समझ के छोड़ के गए थे, इत्तेफाक से जिंदा थी। आया ऐसे कितने बिल्किस बानो दफन हो गए पता नहीं हमको। और उस वक्त जब हम गाड़ी से वापस आ रहे थे तो उस वक्त हमको अपडेट दे रहे थे वहां के लोग कि जब वहां पे हैंड पंप था जहां पर ये वाकया हुआ था, बिल्किस बानो को उठा के ले गए थे, हैंड पंप था। तो लोग जो है ना, ये जो कल्प्रिट्स है वो अताश में बैठे थे कि देखो कहीं ना कहीं ये छुपे लोग हैं। ये लोग आज अब नहीं तो थोड़ी देर के बाद, नहीं तो कम से कम 24 आवर से पानी पीने के लिए तो आएंगे यहाँ पर। तो पानी पीने के आएंगे तो उनको हम देख लेंगे। ताक में थे बेचारी बिल्किस बानो, आई वहां पे पानी लेने के लिए हैंड पंप के पास, खत्म है लोग। तो ये जो वाकयात जो है ना, जैसा कि आप बताएं कि आज के यंग जनरेशन के वाकयात नहीं मालूम, वाकई इस हिस्ट्री को भूलने नहीं देना चाहिए हमको। इसको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है, बार बार दोहराने की जरूरत है कि हम कितना स्ट्रगल करके, बिल्किस बानो अकेले सिंगल औरत स्ट्रगल करके लड़ झगड़ के, उनके हस्बैंड ये बता रहे थे कि मैं कभी मेरे बीवी से उस दिन क्या हुआ था नहीं पूछा। मैं मेरी बीवी को सुना था किसी रिपोर्टर को बात करते हुए, मैं सुना था किसी एक्टिविस्ट से बात करते हुए, उससे ये मालूम हम, अगर मैं कभी मैंने उनसे नहीं पूछा, इसलिए कि मैं उनको सुकून देना चाहता था, मैं उनको हेल्प देखना चाहता था। तो ये वो दोनों मियाँ बीवी फाइट कर रहे थे, अपने लिए भी औरों के लिए भी था, सिर्फ अपने लिए नहीं था। तो वो अब उनके साथ हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। ये फाइट सिर्फ बिल्किस बानो का नहीं है। नाउ वी शुड थिंक दैट वी आर बिल्किस बानो एंड द फाइट इज आवर्स। जी, ये होना चाहिए। और हम कहाँ फेल हो रहे हैं? फेल यहाँ पे हो रहे कि हमारे अंदर खुदगर्जी ज्यादा जमा हो गई, हम कंफर्ट जोन में जो चले गए, हम डरपोक जरूर जब बनते चले आ रहे हैं, हर चीज के लिए डर। अरे कि कोई पोस्ट डाले तो पोस्ट लाइक करने के लिए डर रहे हैं, रीट्वीट उसको रिपोस्ट करने के लिए डर, शेयर करने के लिए डर रहे हैं। इतना डर के भाई, डर के जिएंगे तो घर के अंदर भी मौत आ ही जाएगी, घर के अंदर घुस के मौत आएगी। ऐसा नहीं कि मौत का फरिश्ता बाहर ठहर के दरवाजा खोल के बाहर जाने की इंतजार करता हो। तो बहरहाल जो है ना, हम लोग इन खौफ के माहौल से बाहर आना होगा, इंसाफ लिए खड़ा होना होगा, कुर्बानियां देनी होगी, फिर जीत होगा इंशाल्लाह। जी मैडम, डॉक्टर अस्मा मैडम, आपसे ये सवाल था मेरा, क्या इंडिया के अंदर क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं या एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज जो भी हो रहे हैं, तो उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान खवातीन टारगेट हैं और क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स को ही नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा। एक अखलाक की लिंचिंग से बात शुरू हुई
और अब आज हर रोज आप देखते हैं कि 2-3 वाकयात ऐसे मिलते हैं। अभी जैसे रिसेंट हरिद्वार में जिस तरह रैंडमली रोड पर चलने वाले बुजुर्ग शख्सियत पर हमला किया गया, तो क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स भी नॉर्मलाइज हो गए हैं। और मुस्लिम विमेन जो हैं, हिजाब का जो मसला है, हिजाब के लिए जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन है, कई लड़कियां हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करती हैं कि उनकी ग्रेडिंग पे, उनकी यानी कॉलेज के परफॉर्मेंस पे, क्योंकि वो मुसलमान है, काफी चीजों का असर होता है। यानी लेक्चरर्स बायस होते हैं, कभी अगर वो यानी किसी वजह से नोट्स वगैरह मांगते हैं तो क्लासमेट्स बायस होते हैं उनके साथ। फिर इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो लोग उनको लुक डाउन करते हैं और कहते हैं तुम तो सर पे दुपट्टा ओढ़ती हो, तुम क्या काबिल हो, तुम क्या कर पाओगी। तो इस तरीके से जो असाइनमेंट्स हैं उसमें उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर उनको कहा जाता है असेंबलीज में कि आप उतारें अपने बुरखे, मतलब सर पे सिर्फ वो सेम कलर का स्कार्फ जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी से वो अपने सर को ढांकती हैं, तो यूनिफॉर्म की भी जरूरत पूरी हो जाती है और साथ ही साथ उनकी मॉडेस्टी, डिग्निटी ये भी वो कायम रखती हैं। तो उनको फोर्स किया जाता, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता, उनको आइसोलेट किया जाता, उनको मार्जिनलाइज किया जाता। तो इस तरह के हमारे पास हेल्पलाइन में केसेस आते हैं। इससे जो है खवातीन मुस्तकिल जो मसाइल का शिकार हो रही हैं, सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं, वर्क प्लेसेस पे भी। जिस तरह वर्क प्लेस में वर्क एनवायरनमेंट है, तो जो कमजोर खवातीन हो तो वो कभी बुर्खा उतार भी देती हैं, सर पे से दुपट्टा भी हटा देती हैं। तो ये जो मजबूर किया जा रहा उनको कि वो अपनी जो डिग्निटी के हिसाब से ड्रेस ना पहने, तो ये एक फॉर्म है जो नॉर्मलाइज हो गया अब। यानी कि अब इसके बारे में बात भी नहीं की जाती, इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं होता, जबकि हर इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हमारे दस्तूर में मौजूद है। इसी तरीके से आप देखेंगे रेप को भी नॉर्मलाइज कर दिया जाए। अगर कल्प्रिट्स को छोड़ दिया जाए, यानी कि बरी कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ये संस्कारी हैं, the word that is used कि they have been very cultured people, तो it speaks कि क्या कल्चर ऐसा हो सकता है, किसी का भी रिलीजन क्या ऐसा हो सकता है। तो इतनी बड़ी बात जो कह दी गई, यानी बिल्किस बानो के कल्प्रिट्स को सबसे पहली चीज 75th डे अमृत महोत्सव और आजादी की यानी एक बहुत बड़ी बहुत धूमधाम से उसके जश्न मनाए जा रहे थे। तो वी वर सेलिब्रेटिंग इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। हम पूरे अपनी जो डाइवर्सिटी है, अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, वो तमाम चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उस दिन इस तरह की रेमिशन कर देना, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितने लोग निकले हैं उनको हार पहनाए जा रहे हैं, उसके वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि दैट इज बीइंग फेलिसिटेटेड, यानी कि आप उनका आदर सम्मान कर रहे हो, फिर लड्डू खिला रहे हो। तो मतलब एक चीज जो बहुत ही शर्मनाक और गुनाहगानी हुई है, और उसको एक बहुत ही जैसे कि कोई मेडल जीत के आ जाए, जो कोई कुछ अच्छी काम करके आ जाए, जिस तरह उसकी तारीफ होती है। तो यानी ये सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं, बल्कि साथ ही साथ अब ये हो गया कि सम काइंड ऑफ अ विक्ट्री फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, अ फीलिंग के दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। उनके जहनों में ये बिठाया गया कि इतने सालों से ये चीजें हुई हैं जो सब गलत है, झूठ है। ये जितने भी 1000 साल पीछे जाएं, कहीं तारीख में ऐसा कोई हरकत किसी मुल्क में नहीं मिलेगी जहां पे जो इज्जत लूटे किसी की, उनके गले में हार पहनाए गए हों। यू विल नेवर गेट, क्योंकि किसी भी मजहब हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, या कोई भी दूसरा रिलीजन हो, इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसके लिए बहुत सख्त सजाएं हैं। और निर्भया के टाइम पे कई लोग कह रहे थे कि ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होना चाहिए जैसे मुसलमानों में है, मैनी नॉन मुस्लिम्स कह रहे थे। लेकिन ये जो हरकत हुई, जो फेलिसिटेशन हुआ,
ये पूरी कंट्री के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है और इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में हम लोग तो बोले, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर नॉन मुस्लिम्स भी इस पे बात करें और सिविल राइट एक्टिविस्ट इस पे बात करें और इंसानियत की जो लोग, मतलब एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो अपने आप को कहते हैं, वो लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पर उनका बात करना बहुत जरूरी है। ये एक मुस्लिम विमेन का इश्यू है और ये क्राइम अगेंस्ट विमेन है और इसको यहाँ फेलिसिटेट किया जा रहा है। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका कहना यही है कि क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स को टोटली यानी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं बल्कि उसके साथ साथ ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ में, किसी मुस्लिम के खिलाफ में, या किसी मस्जिद को ढाने का काम करते हैं, या किसी मुस्लिम औरत का रेप करते हैं, या फिर किसी मुसलमान की लिंच करते हैं, क्या किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके ऊपर फूलों का हार डाला जाएगा और उसको ग्लोरीफाई भी किया जाएगा। तो मैं आखिरी में ये और एक सवाल पूछना चाहता हूँ खालिदा मैडम से कि मैडम, डू यू बिलीव कि बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? क्या आप ये समझती है कि जो हमारी जो लड़ाई है उसमें आने वाले दिनों में क्या बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम ना उम्मीद तो कभी भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद तो ऊपर वाले से रखते हैं, वो तो हमारे साथ तय है, हमारा टाइप है, तो ना उम्मीद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब रही बात, जितने भी कदम अदालतों की तरफ जाना पड़ेगा जाएंगे और जितना कटकटाना पड़ेगा कटकटाएंगे। उसके बाद में तो जैसा कि हमारे पास तालीम है ना कि ऊंट को रस्सी से बांध के फिर अल्लाह पे भरोसा करो, तो तमाम वो चीजें करेंगे जो इंसाफ के लिए हमको आवाज उठाना है, चलना है, वो तमाम करने के बाद वाले के ऊपर भरोसा रखेंगे। लेकिन उम्मीद पक्का है कि एक ना एक दिन सच को ही जीत है, झूठ हमेशा हार ही जाएगा। तो वो जीत के दिन के लिए इंतजार करेंगे। चाहे हो सकता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन हमारे आने वाले नस्ल जो है ना इसकी जश्न मनाएंगे। बेशक, बेशक। और एक चीज मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर मैडम से, ये जो लगातार जो सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी क्राइम्स हैं, ये जो जितने भी स्लीपर सेल्स थे, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद, जब से प्रधानमंत्री बनने के बाद, इनके जो खौल में कुछ और है, मतलब बात करने में कुछ और है, प्रैक्टिकल में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो इसको अपोज करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? हम किस तरीके से इसका अपोज करना चाहिए? किस तरीके से हम इसको डिफीट करना चाहिए? जो फैशिज्म उरूज पर है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम जैसे जो यूथ्स हैं, जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है अपने पर्सनल लाइफ के अलावा भी? इसके बारे में आप दोनों से भी पूछना चाहूंगा। पहले डॉक्टर मैडम आप बोलिए, उसके बाद खालिदा मैडम। जी, इसमें देखिए, ऐसे हालात में सबसे पहले तमाम लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। वी हैव टू बी अवेयर। हम गफलत की दुनिया में नहीं रह सकते, हमारे हालात से हमको वाकिफ होना चाहिए और जो हमारे इश्यूज हैं उसके लिए हमको कंसर्न शो करना चाहिए। हम अगर किसी दूसरी चीजों में, एक्टिविटीज में मसरूफ रहें, तब भी हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, हमारे लिए क्या क्या नेसेसरी प्रिकॉशंस हमको लेना है, खास तौर पे लड़कियां, औरतें, वो पूरा ख्याल रखें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितना अपना एहतियात करें उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां पर लड़कियां, खवातीन को फिक्र होना चाहिए, वहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि इट्स हाई टाइम वो अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें, लड़कियों की सेफ्टी सिक्योरिटी। इसी तरह इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, वहां के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। फिर जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग ये जो इंश्योर करें, इस वक्त हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और बहुत बेहयाई और उरियानियत के जिस तरह की, यानी पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है सारी चीजें, ये जहन और दिमाग बहुत खराब कर रहे हैं। इसकी वजह से क्राइम्स जो है, बहुत इजीली कोई भी क्राइम कमिट करता है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, जो हमारी जुडिशरी है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, और इसके साथ हर जगह की रियासती सरकारें भी हैं, मरकजी सरकार भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी है। हमको रिप्रेजेंटेशंस देना होगा, हमको
तमाम जो यानी विमेन कमीशंस हैं उन सब से रिक्वेस्ट करनी होगी, उनके सामने अपनी बात रखनी होगी कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। नाउमीदी तो दिखती है, एज यू हैव सेड, कि जिस तरह से दो पैमाने हैं, दो तरह से जजमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट से देयर इज नो होप। देयर इज होप बिकॉज आवर होप लाइज इन आवर यूथ। हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, इनके अंदर जो फिक्रमंदी है और दुनिया में जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं। इस वक्त दुनिया तरक्की की राहों पे आगे बढ़ रही है, तो वहां पर वो लोग जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी, विमेन्स राइट्स, ये तमाम चीजों को वो इंश्योर करते हुए एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना रहे हैं। अब आप देखिए, हम लोग जो सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ वुमेन और औरतों को जो हम हक देते हैं, उसमें इंडिया रैंक्स 135। तो ये कितना लो लेवल है, जबकि हम यूनाइटेड नेशंस और जो आलमी और इदारे हैं वहां पर हमारे यानी कमिटमेंट्स हैं कि हम इंश्योर करेंगे, विमेन को इक्वालिटी देंगे, जेंडर जस्टिस करेंगे, ये सब चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा इस मामले में फेल हो रहे हैं। तो एक जनरल वे में भी विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अवेयरनेस होना चाहिए, और स्पेशली मुसलमान औरत की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम मुस्लिम कम्युनिटी को कंसर्न भी शो करना चाहिए, अपनी आवाज भी उठाना चाहिए। एक सलीके से और तरीके से अगर हम अपनी बात रखेंगे और कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म इसको इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, तो जरूर पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको एक्नॉलेज करेंगी, और कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज या सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, उनको ये बात यानी उनके जहन में अगर आ जाए तो कुछ हद तक हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। बेशक, थैंक यू। खालिदा मैडम, आप बोलिए कि क्या करना चाहिए यूथ्स को ऐसे इश्यूज को लेकर। जी, सबसे पहले जैसा कि डॉक्टर अस्मा साहब बता रहे थे कि इश्यू क्या है उसको समझो, कि जब इश्यू हमारे सामने आता है तो उसको स्टडी करें, उसके अंदर क्या क्या मामला था, कैसा है, हमको अब क्या करना है, उसके बाद में आता है। तो पहले इश्यू के बारे में अच्छे समझो, उसके बाद में उसको तशहीर करें अपने अतराफ के लोगों के, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घरों में, ताकि चर्चे में, क्योंकि चर्चे में तो ना टीवी ला रहा है ना मेन स्ट्रीम मीडिया ला रहे, तो चर्चे में हमको खुद लाना पड़ेगा। और अब बाकी के लोगों को अपना हम ख्याल बनाना होगा। पहले अपने घर से स्टार्ट होता, फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट होता, मोहल्ले में स्टार्ट होता, उसके बाद में फिर आगे जाएगा ये। अब रही बात जो है ना, जब कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, सबको मालूम है कि माइनॉरिटी, हम लोग 100% माइनॉरिटी सब मिलकर भी अगर जो है ना कुछ करना चाहते तो उतना पूरा फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी में के कुछ लोगों को, लाइक माइंडेड पीपल को अपने साथ लेना होगा, कि उनके साथ भी बैठना होगा, उनके साथ भी तशहीर करना होगा, उनसे ही बोलना होगा कि भाई ये तकलीफ है, हमारी तकलीफ बोलना, बिल्किस बानो की तकलीफ का हमारे जुबान से बयान करना पड़ेगा, मैसेज कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है, हमारी जरूरत है। तो उनको माइल करना पड़ेगा, जो इंसानियत दर्द रखने वाले माइल हो जाएंगे, उनको भी साथ लेना पड़ेगा, साथ लेकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब इस सिलसिले में हमारे अपने यूथ वगैरह को जो है थोड़ा टाइम, जैसे डॉक्टर अस्मा बता रहे थे कि अपना मसरूफियत, चाहे स्टूडेंट है तो अपने स्टूडेंट कमेटी में अपने पढ़ाई एग्जाम वगैरह रहता है, उसमें से थोड़ा सा वक्त, थोड़ा टाइम निकाले। एम्प्लॉयज अगर है तो अपना काम काज का एम्प्लॉय उसमें टाइम निकाले। हाउस वाइफ है तो उसमें थोड़ा निकाले। बहरहाल अपने कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए, अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे और हम हमेशा एग्जाम लाएंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी अब आना चाहिए आना चाहिए, अरे आएंगे नहीं आएंगे, पहले दर्द, मेरा पेट में दर्द, दर्द गोली तो मैं खाऊं ना, खा के बोलूं कि भाई तुम्हारे पेट में दर्द देता, तो फिर हमारा अपने पेट के दर्द की गोली हमको खाना होगा, हमको आगे आना होगा। उसके बाद जो हमारे साथ चलेंगे चलेंगे, किसी के लिए इंतजार नहीं करेंगे, और जो हमारे साथ जहां तक चलते हैं उन तक उनको चला लेना, उसके बाद में खुद आगे बढ़ना। अल्लाह किसी के लिए हम इंतजार कर लेते हैं, हाथ पैर बन के बैठेंगे नहीं, बैठना नहीं चाहिए। बस इतना है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहले घर वाले, घर से सेफ्टी सिक्योरिटी के वो बात बनना होगा। उसके बाद में मोहल्ले में बच्चों को, नौजवान नस्ल बच्चे हैं, अपने अपने मोहल्ले में एक टीम बना लो, 4-5 का टीम। यहाँ पे कौन अजनबी आ रहा, कौन अजनबी जा रहा है, या हमारे बच्चों के साथ कौन, या बच्चों को कौन वर्ग ला रहा है, ये इस तरह के वॉच डॉग जैसा एक टीम बनना चाहिए हर मोहल्ले में। हर 4 मोहल्ले 5 मोहल्ले एक एरिया खत्म हो तो वहां पे एक छोटा सा उनका एक ग्रुप तैयार हो जाए, ताकि अपडेट हर जगह से मिले। तो इस तरह हमारा ग्राउंड लेवल से
हमको ऐसे चीजें लेके आना पड़ेगा ताकि हमारा ऊपर का कम्युनिकेशन नीचे तक जाए, नीचे से जो है ना मसाले ऊपर तक आए। और जी इंशाल्लाह ये एक दिन हम करके देंगे। हमारे लिए मसला आसान है, ये मसला बड़ा नहीं है, मसला बड़ा लग रहा है लेकिन हल आसान है। मस्जिदें हर महल्ले में 2 या 3 मस्जिदें हैं, वो यस दैट विल बी द सेंटर पॉइंट डिस्कस ऑल दिस। जी यस शुक्रिया। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने जो पॉइंट्स बताए हैं, ऑलमोस्ट आज जो हमारे जो टॉपिक के जो 3 पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट हम कोशिश करें कि ताकि वो आप लोगों तक पहुंचा सके, तमाम व्यूवर्स तक। फिर भी हमने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में इसको डिस्कशन को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों के कंक्लूजन अगर रिमार्क हैं तो आप दोनों भी बात कर सकते हैं। कंक्लूड करना है हमारे को प्रोग्राम को। फर्स्ट डॉक्टर मैडम आप बोलिए। जी, मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि हरगिज मायूस ना हो हालात को देखकर, अपने अंदर फिक्रमंदी पैदा करें लेकिन मायूस ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखें, कसरत से दुआएं करें, कुरान से अपने आप को जोड़ें, सही रोल मॉडल्स अपने बनाएं। आपको यानी कनेक्ट होना होगा अपने रिलीजन से, और आपको यानी बहुत अच्छे तरीके से मेच्योरली इसको हैंडल करना होगा। आपको इमोशनल नहीं होना होगा, आपको अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। सब्र भी बहुत जरूरी है, हिकमत भी जरूरी है। तो हालात को समझने के लिए नबियों की जिंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये सब का मुताला करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। घबराना नहीं है, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है। और इसके साथ साथ हम लोग अपने हेल्पलाइंस भी जारी किए हैं, इंशाल्लाह हम इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, ताकि किसी भी बहन, किसी भी लड़की को कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम सब हैं आपके हेल्प के लिए। जज़ाकल्लाह। मैडम खालिदा मैडम। हाँ, अस्मा साहबा जो बोले हैं वो सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि मायूसी वगैरह तो हमको मायूस नहीं होना है। डर और खौफ से बैठना नहीं। जितना ज्यादा डरेंगे ना दुनिया उसको और डराएंगी। तो डरने की भी बिल्कुल चोरी करे तो डरना है, क्राइम करे तो डरना है, इंसाफ मांगने से डरने की क्या बात है भाई। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो है ना हमको ये भी करना है कि तमाम मुताला वगैरह करने के बाद भी हम अपना वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर लोगों से इनफरादी मुलाकातें करें। इनफरादी मुलाकात से बहुत ताकत होती है, वो अपने एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जब तक इंसान एक दूसरे इंसान से कनेक्ट नहीं होता उसके दिल में हमदर्दी नहीं पैदा होती। मैं इंसान से इंसान की बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान, चाहे हमारे मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में जाने जाते जाते जो भी इंसान मिलता है उससे मुस्कुरा कर देखो, उससे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट करना है क्योंकि आरएसएस बीएचपी बीजेपी का काम ही ये रहा, आगे भी यही रहेगा तो तोड़ने का। तो लेकिन हम जोड़ने वाले हैं, तो हमको कनेक्ट होना है, कनेक्ट करके हम अपने मसाइल को डिस्कस करना है। अब रही बात यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दीन के इनके साथ जाना, यहाँ के इंडिया के कानून कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानना है कि हमारे राइट्स क्या क्या इंश्योर करे वो भी मालूम करना है। इस तरह के भी छोटे छोटे महल्ले में अगर नुक्कड़ में अगर हम कुछ समझदार लोग बोलने वाले बोलना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, लिखना होगा, अखबारों के लिए लिखना होगा, आर्टिकल्स लिखना होगा, किसी फोरम में लिखना होगा, कुछ भी का डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है ताकि बहुत ज्यादा एवर लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग तक ये बात चलेगी। जी शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अब तक जो डिस्कशन में आप दोनों शामिल रहे। खालिदा मैडम वुमेन एक्टिविस्ट हैं हैदराबाद से, बहुत सारे इश्यूज पर आप लगातार काम करती है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अस्मा जहरा मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप मेंबर भी हैं और वुमेन एक्टिविस्ट है, लगातार काम करती हैं आप इश्यूज को लेकर। और आपके स्टेटमेंट्स भी हाल ही में मदरसे को लेकर जो चीज़ हुई है आसाम के अंदर, उसके बारे में भी आपका स्टेटमेंट वगैरह आया है। तो मैं आप दोनों का इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत आने पर शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे यूथ्स को एक सही मैसेज यहां पर मिला है, उन लोगों को ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इश्यूज को लेकर, आप जो भी इश्यूज उठाती हैं उन इश्यूज को लेकर हम हमारे जो यंग जनरेशन है, जो यंग ब्लड है, उन तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के जरिए से। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। जी।